हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडवांस प्रैक्टिस सेशन। जी सर, आपने हमें ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस प्रैक्टिस सेशन दिया, फिर आपने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एडवांस प्रैक्टिस सेशन दिया, बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया और थोड़ा डिले भी हो गया। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, प्रैक्टिस करनी है हमने, क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ रखा है तो अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को पूरा देखिएगा। इसमें अलग अलग प्रकार के ओपी क्वेश्चंस, ओपी कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए चुन के लाए गए हैं ताकि आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा फायदा हो। समझ में आया? और वो जो दिमाग में एक पता नहीं कीड़ा तुम्हारे दिमाग में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिन लोगों को पढ़ता हुआ बहुत टाइम हो गया, बट फिर भी कुछ लोगों के होता है ना, हमें एडवांस नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्दो हम ड्यूरिंग द क्लास भी बहुत सारे एग्जांपल्स एडवांस के करते हैं, ओपी एग्जांपल्स करते हैं। और सर ये पूरा का पूरा सेशन ही एडवांस के नाम है। क्या आप लोग एकदम तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? यस सर, समझ में आया? चलिए, व्हाट इज टुडेज गोल, जल्दी से बताओ। सर हम सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट सीखेंगे थ्रू द क्वेश्चंस। समझ में आया? हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल होता है, जबकि गणित में सर सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं। हमने वैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक थ्योरी है वो सारी कंप्लीट कर ली है। यस सर। नाउ सर अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझ में आया? नाउ मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। कुछ आपको मोटिवेट करने के लिए हैशटैग्स हैं, दैट इज अब होगा जेई एडवांस पर वार। यस, बहुत सारे लोग जो हैं वो जेई एडवांस के नाम से डरे बैठे रहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे हमें भी डर लगता था, बट बिलीव मी, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा कभी मेंस और एडवांस का नाम अलग अलग मत लीजिएगा। आप बोला करो कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं और हमारा अल्टीमेट एम एडवांस है। समझ में आया? तो जेई एडवांस पर वार करना है हमें, जेई मेंस उससे पहला एक स्टेप है। समझ में आया? हाँ जी, वो स्टेप लेना भी जरूरी है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप भी सर हम क्वालिफाई करेंगे। और ध्यान रखिएगा प्लीज, आप ही लोगों के लिए एडवांस बनाए तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सवाल आपको सिखाए जा रहे हैं, पूरी नॉलेज आप तक पहुंचाई जा रही है, आपको अच्छे से समझ के अच्छे नोट्स बनाकर वो बातें बस याद रखनी है। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो अब होगा जेई एडवांस पर बार। और सर आज हम कैसे कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, एकदम ओपी कॉन्सेप्ट। यस, और सर लास्ट वाली लाइन अपने फॉर्मूला वॉल पे लिख लीजिएगा विद दिस हैशटैग, मैं बनूंगा आईआईटीएन। मैं मतलब तुम्हारे लिए ये बात बोली जा रही है। क्या आप लोग एकदम मोटिवेटेड हैं कि नहीं? यस सर, मोटिवेटेड रहना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद में सर मोटिवेटेड होकर जो हार्डवर्क करते हैं उसका रिजल्ट है जेई एडवांस। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करें विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, और सिंस ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझा देता हूं आपको क्या करना है। आप पहले हर एक सवाल आते ही, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, आप क्वेश्चन सामने आते ही वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसको अपनी तरफ से सॉल्व करके देखें। इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तुम लोग पता नहीं कहां से टाइम बचा रहे हो, किस चीज के लिए बचा रहे हो। सर ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो भैया जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, सारे 2 साल तूने जेई के नाम कर दिए, तो ये जेई की प्रिपरेशन ही तो है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दिमाग में मत लाना। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, जब भी कोई सवाल सामने आए एक बार आप देखिएगा कि इस सवाल को अप्रोच आप कैसे करते हैं, फिर मैं जो आपको सिखाऊंगा वो समझ ही जाओगे। और जो जो बातें आपको सिखाई जाएंगी उनको याद रखिएगा प्लीज। ये रहा पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। यस सर, पहले सवाल के लिए तैयार? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो। नजरें एकदम स्क्रीन पर रखते हुए सर वो बोल रहा है कि ABC आर इन जीपी। फटाफट देखिएगा मेरे ख्याल से आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब सर हम जीपी एपी भी पढ़ चुके हैं। अगर ABC आर इन जीपी होता है तो आप बोल सकते हो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ये दे रखा है। और उसने बोला कि ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, देन शो दैट D अपॉन A, E अपॉन B, F अपॉन C आर इन AP। यस, नाउ यहां पर मैं इस सवाल को लेके आया हूं तो शो दैट वाली लैंग्वेज मैंने दे दी। अगर इसी सवाल को ऑप्शन के टर्म्स में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, D अपॉन A, E अपॉन B, F अपॉन C आर इन AP, आर इन GP, आर इन HP, या फिर थोड़ा इसमें बदलाव कर देता, दैट 3 नंबर्स आर इन AP। तो हम इसमें सही ऑप्शन जो होता उसको टिक करते। समझ में आया? हाँ जी। नाउ कैसे सॉल्व करोगे? नाउ सर इसमें क्या है जरा देखिएगा, ये जो क्वाड्रेटिक है ना बेटा, जिस भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट, सुनने वाली बात है, और
ध्यान देने वाली बात है, जिस भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स आपको जीपी में दे रखे हों, जिस भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स आपको जीपी में दे रखे हों, आपको एक बार उसका डी कैलकुलेट करना चाहिए। आपको उसका एक बार क्या कैलकुलेट करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना चाहिए। मैंने पूछा इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? दैट इज 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर ये 4b स्क्वायर लिखा हुआ है, इफ आई टेक 4 कॉमन तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस ac। सर आप इतना तेज तेज क्यों बता रहे हो? समझ में आना चाहिए, तेज हो या धीरे। यस सर, बी स्क्वायर और ac बराबर हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि b स्क्वायर माइनस ac की वैल्यू हो जाएगी 0? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो जबरदस्त रिजल्ट आ गया। मतलब इसका जो d है वो 0 आया। इसका मतलब सर इसके दोनों ही रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इक्वल। बोलो बोलो बोलो। यस सर, अगर रूट्स बराबर हैं तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने सर पहली चीज हमें क्या बताई? जिस भी क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स आपको जीपी में दे रखे हों उसका डी कैलकुलेट किया करो। सर यही केस होता है, डी 0 ही होता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डी 0 याद कर लें, आप उसका डी निकाल के देखो। डी 0 आया तो हमें पता चला इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स बराबर हैं। मतलब सर इसके दोनों रूट्स अल्फा अल्फा हैं। बहुत बढ़िया। अब उसने बोला कि जो दूसरी क्वाड्रेटिक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f बराबर 0। ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक में, इन दोनों में हैव ए वन रूट कॉमन। तो आपको यह बात समझ में आई? इसके दोनों ही रूट अल्फा है तो इसका एक रूट अल्फा होगा। इसके दोनों ही रूट अल्फा है तो इसमें कॉमन रूट है तो एक रूट इसका जरूर अल्फा होगा। अच्छा एक बार बताओ, अगर d 0 होता है तो यहां से आप मुझे रूट बता सकते हो क्या? हाँ सर, रूट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने पूछा क्या होगा बेटा रूट, ये बता। तो सर आप रूट बोल सकते हो, मतलब x की वैल्यू बोल सकते हो माइनस बी अपॉन 2a। क्या आपको ये याद है? माइनस बी अपॉन 2a का मतलब माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात वो लिखी हुई है। सर ये रूट माइनस बी अपॉन 2a कैसे हुआ? सोच सोच सोच, जो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हो वो यही तो होता है। अब अगर d 0 हो गया तो प्लस माइनस के बाद वाली कहानी खत्म होगी। सर माइनस बी अपॉन 2a ही है हमारा रूट बचा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज रूट क्या हो जाएगा, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, तो बताओगे माइनस बी। बी क्या है? माइनस 2b, सॉरी प्लस 2b। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए का मतलब सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर एक रूट है माइनस बी अपॉन ए। और सर आप चाहो तो इसी को ही रूट बोल सकते हो, वरना इसमें बदल बदल के अब और भी नाटक कर सकते हो। कैसे? सर एक ही जगह बी स्क्वायर अपॉन सी लिख सकते हो क्या? हाँ, तो माइनस सी अपॉन बी भी आप रूट बोल सकते हो। ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं बेटा, यू कैन वेरीफाई। ठीक है, यूजिंग दिस रिजल्ट नाउ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो अल्फा है वो माइनस बी अपॉन ए है। अल्फा है जो माइनस बी अपॉन ए है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, और अल्फा इसका रूट है, इसके दोनों रूट्स बराबर हैं, d 0 है और एक रूट इधर कॉमन है तो अल्फा ही कॉमन होगा। अब ये जो अल्फा आया ये इसको क्या करना चाहिए? वापस से रीसेटिस्फाई करवा दो। तो d इंटू जहां पर x दिख रहा है वहां पर माइनस बी अपॉन ए रख दीजिए। जहां पर x दिख रहा है माइनस बी अपॉन ए रख दीजिए। सर आप ये क्या कर रहे हो? मैं भैया जो रूट निकला, अल्फा की वैल्यू लिखी, वो इसमें सेटिस्फाई कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है वो इसका रूट होगा। बस काम खत्म। सर ये लिखा हुआ है d इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस f यहीं पे है। ये नेगेटिव वाली टर्म है, इसको राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2eb अपॉन ए। अब आप ध्यान सुनिएगा प्लीज। यस, ध्यान से सुनने वाली बात है। d के नीचे a है, बहुत बढ़िया। e के नीचे b है और f के नीचे c है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज। सर इससे देखकर पता चलता है कि वो किन तीन टर्म्स की बात कर रहा है। तो फिर आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड करो। ऑल्दो पूरा जवाब आ चुका है, बट अब सर जवाब की शक्ल बदलने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। आपको दिखा f के नीचे c, f के नीचे c है नहीं, तो मैं इसलिए c से डिवाइड कर रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी। d जहां पर आपको b स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहां पर आप ac रख सकते हो, क्योंकि मुझे इस टर्म में b नहीं चाहिए। ठीक है सर, a स्क्वायर पहले से था, सुनते जाना, c से आपने डिवाइड किया, बहुत बढ़िया। सर ये रहा f अपॉन सी।
2EB अपॉन ए के नीचे C। देख पा रहे हो, ये C और ये C, पूरी इक्वेशन को C से डिवाइड करने के बाद में आया। और सर जहां पर B स्क्वायर था वहां पे आपने AC रख दिया। ठीक है, अब जरा देखना सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? यस सर, ये A गया, ये C गया। अब सर जहां पर A इंटू सी दिखाई दे रहा है वहां पर आप B स्क्वायर रख सकते हो। B स्क्वायर रखने के बाद में ये गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है सर यहां क्या बचा? D के नीचे A, बिल्कुल सही, यही चाहिए था। D के नीचे A प्लस F के नीचे C, बिल्कुल सही, बराबर 2 इंटू E अपॉन सिर्फ एक B बचा। AC की जगह B स्क्वायर रख सकता हूं, ऊपर एक B और नीचे एक B उड़ा दिया तो ये बचा। नाउ इसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है, आप साफ साफ ये वाला रिजल्ट बोल सकते हो कि D अपॉन A, E अपॉन B एंड F अपॉन C आर इन AP। कैसे सर? हमें तो ऐसा सिखाया गया अगर 3 नंबर्स AP में हो तो बीच वाले का दुगना 2E अपॉन B इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, बाकी दोनों के सम के बराबर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और इस सवाल में जो आपको समझाया वो याद रखने वाली बात है। कोफिशिएंट जीपी में दे रखे हो तो एक बार डी कैलकुलेट करके देखना चाहिए। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल आसान सवाल था। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। हाँ, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिखाई गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर। यस, साथ साथ में सर हम ओपी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और साथ साथ में हमारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन भी हो रही है। समझ में आया? दिस इज वेरी बेनिफिशियल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। बस ध्यान से सुनते जाइएगा। नाउ सुनो सुनो सुनो, आई होप आपने सवाल पढ़ लिया होगा। पूरी वीडियो रोक कर, अगर नहीं पढ़ा है तो अब रोक के पढ़ ले बेटा। मैंने पहले ही बोला था सवाल सामने आते ही आपको क्या करना है, वीडियो को रोक लीजिए और एक बार जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो ठोक लीजिए। यस, इसके इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। बहुत बढ़िया, वो दे रखा है। तब वो पूछ रहा है इस इक्वेशन के रूट्स कौन से होंगे। और ये जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जरा बोलना। हाँ, और जैसा कि आपको बार बार सिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है कि गणित में क्या लिखा हुआ है वो बहुत मैटर करता है बेटा। और सर ये लिखा हुआ क्या है ये सबसे पहले कौन पहचानता है? दिमाग से पहले भी आंखें, और आंखों का कमाल बड़ा जरूरी है। और आंखें के कमाल को आप हिंदी में या टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? हाँ, नैन भटक्का सर ये लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही। अबे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। चलिए सामने देख रहे हो क्या? सर इसके रूट्स पूछ रहा है, इनमें से ऑप्शन कुछ है। ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज देखी थी क्या? हाँ जी सर, एक क्वाड्रेटिक हमें दी जाती है। सुनते जाना, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक हमें दी जाती है जिसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। उसके बाद में हमसे आप किसी एक दूसरे टाइप की क्वाड्रेटिक पूछते हो, जैसे कि मान लो वो वाली क्वाड्रेटिक बताओ जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। ठीक है, ऐसी चीज जब आप हमसे पूछते हो तो हम उसमें ये करते थे, मैं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूं, कि जो नया रूट है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, वो पुराने वाले रूट का 2 टाइम्स है। ठीक है, इसके बाद में सर यहां से स्मॉल एक्स निकालते थे और कैपिटल एक्स अपॉन 2 की वैल्यू आ गई। सर ये स्मॉल एक्स इसकी जगह रखते थे। बोलो हाँ है ना? हाँ, तो फिर सर ये क्या बन जाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी सर, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2b, सॉरी प्लस बी, अबे b कैपिटल एक्स अपॉन 2 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही है। नाउ फिर सर आपने बताया था कि लास्ट में कैपिटल एक्स लिखा हो या स्मॉल लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अब उसने क्या किया, ये वाली क्वाड्रेटिक आपको दे दी, बोला कि इसके रूट्स बताओ कैसे होंगे। और हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन कौन है सर, 2 अल्फा 2 बीटा। बट एक जबरदस्त और गलत जवाब निकालने का तरीका देखिएगा प्लीज। ठीक है, जबरदस्त और गलत जवाब। यस, इस सवाल को यहां पर लेके आने का लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भैया यहां पर बच्चे गलत जवाब देते हैं। क्या बच्चे देखते हैं जरा देखना। अब सीधा ये क्वाड्रेटिक देखी, ये देखी, अच्छा चिंटू ये सोचता है, ध्यान सुनना, सर आपने x की जगह x अपॉन 2 रखा है, इसका मतलब सर रूट जो है वो हाफ हाफ हो गए। समझ में आया? गलत जवाब बता रहा हूं मैं आपको। सीधा सीधा बच्चे गलत जवाब टिक करते हैं, बिकॉज इनमें से जो ऑप्शन आप सोच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि बीच में आप एक स्टेप खा गए। यहां समझाने की कोशिश करता हूं। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो यहां पर रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हैं।
अब मैं क्या कर रहा हूं, सवाल बनाऊंगा, मैं बोलूंगा इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो बताओ इसके रूट्स कौन से हैं। अब बच्चे सोचेंगे कैसे, इस चीज को तो आप देखकर शायद सही कर लो तो अलग बात है, वरना सोचने का तरीका बताता हूं गलत। अच्छा, आपने x की जगह x/2 रखा है, तो मतलब सर जो रूट्स हैं वो हाफ हो गए, तो इस नीचे वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स बहुत सारे लोग बोल देते हैं α/2 β/2। दैट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इसके रूट्स हैं 2α 2β। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ जी। नाउ अब जरा देखना यहां पर क्या होगा। पहली चीज, अबे कौन है ये जो मन ही मन में ओपी ओपी बोल रहा है? यस, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ जाओ। सर पहले तो ये देखो, यहां से यहां जाते वक्त x की जगह रखा क्या गया है, तो भैया c का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लिया करो। c का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लिया करो, क्योंकि इसमें c का कोफिशिएंट 1 है। तो यहां से यहां जाते वक्त सुनते जाना, x-1 के स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ax² अपॉन x-1 का स्क्वायर माइनस bx x-1 अपॉन x-1 का स्क्वायर प्लस c इंटू x-1 का स्क्वायर अपॉन x-1 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में चिंटू इस इक्वेशन को ऐसा देख रहा है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये बात मजेदार है, मजा आ जाएगा एकदम, तबीयत हरी हो जाएगी, ध्यान सुनना। ये और ये उड़ा दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और इसी को ही ध्यान से देखना जरा। समझ आराम से क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं पैरेलल में। सिंस आप गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुस्कुराओ आप, वो एक ऐड है ना, मुस्कुराओ आप यहां पर हैं, वैसे ही पेन चलाओ आप गणित पढ़ रहे हैं। समझ में आया? ध्यान सुनो, ये क्या चल रहा है। सर आपने ये क्या कर दिया, x-1 को 1 - x लिख दिया, ऐसा कैसे? मैंने कहा बेटा पावर इवन है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन अंदर लगाओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पावर इवन है। बोला ठीक है सर आपने इसको 1 - x लिखा तो यहां से नेगेटिव साइन यहां भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सी एज इट इज। फिर एक चिंटू ने पूछा सर आपने ये नाटक करा क्यों? मैंने बोला कि यहां से यहां जाते वक्त देख बेटा, b का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, c का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए बनाने के लिए ऐसा मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब यहां से यहां अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो जरा देखना, फटाफट जवाब बताओ, x की जगह क्या रखा गया होगा कि रूट्स? सर हम समझ गए, x की जगह x-1 अपॉन x रखा गया है, तो जरा बोलना जवाब क्या आया? सर एक रूट होगा अल्फा अपॉन 1 - अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा अपॉन 1 - बीटा, और ये वाली चीज चिल्लाते ही अल्फा अपॉन 1 - अल्फा और बीटा अपॉन 1 - बीटा बोलते ही एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर आपने दे दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 होने चाहिए थे, बल्कि इसके रूट्स 2α 2 बीटा हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। अब भैया जो एरर आपसे हुआ है उसको करेक्ट कीजिए। दिस इज रॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली गलत है ये जवाब, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया? सही जवाब क्या होगा वो पहचानो, इसीलिए इस सवाल को यहां पर लेके आए, इसके अपने मायने हैं, मजे आ जाएंगे। समझ में आया? और जवाब गलत क्यों है फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे देखा है, अच्छा x की जगह x अपॉन 1 - x, तो यही काम सर रूट्स के साथ कर दिया, अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, बट दिस इज रॉन्ग। अब एक बार सारे स्टेप्स यहां पे इसीलिए लिखे हैं, देख लो सर। आप अब उल्टा चलिए, पहले तो स्मॉल x की जगह कैपिटल x, स्मॉल x की जगह कैपिटल x, बिल्कुल एकदम सही तरीके से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। सर स्मॉल x की जगह कैपिटल x लिखा हो तो कोई परेशानी है क्या? नहीं जी। ये बोल दो, ये बोल दो, स्मॉल x की जगह कैपिटल x, ठीक है सर। अब यहां से हमें यह पहचानना है कि उसने रूट्स कौन से बनवाए हैं, है ना। तो स्मॉल ये जो आपने रखा है इस इक्वेशन में, ये रखा है, तो क्या रखा होगा? ध्यान सुनते जाना सर। आपने स्मॉल x की जगह कैपिटल X अपॉन 1 - कैपिटल X रखा होगा। अगर आप रूट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको इस इक्वेशन में पहुंचना होता है जिसमें कैपिटल X अलग हो, अकेला हो। आप अब तक यहां पहुंचे हो, इसके और ऊपर वाली इक्वेशन में जाना चाह रहे हो तो आपको यहां से कैपिटल X अकेला करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजो। हां बेटा, ये वाला जो सवाल है ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बट आप शायद ढंग से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है सर, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये समझ में आया? हाँ जी। तो अब मैं आपको सही जवाब बता रहा हूं इस इक्वेशन के। सर जब आपने कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल 2x बोला तभी तो रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा है, और ऊपर जाके सोचोगे तो यहां पर अल्फा बीटा रख दो और यहीं से रूट्स बना लो। तो सर यहां पर अल्फा बीटा रखोगे तो रूट्स आ जाएंगे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, यस। और जो कि आपका ऑप्शन सी है, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दे रखा है। अगर ऑप्शन ए सही होता तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 होने चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात सर, इस प्रोसेस को देखते हुए यहां पर उल्टा चलना है आपको। सर स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स रखो, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपने यहां से यहां जाते वक्त स्मॉल एक्स की जगह ये वाला पूरा एक्सप्रेशन रखा होगा। हां जी, यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू जो आती है वो रूट्स होते हैं, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन आया वो रूट्स है। दूसरी बात तो ये। अब तीसरी बात बहुत सारे लोगों को नहीं पची, तो एक काम करिएगा घर पे, आपके हिसाब से जवाब ये है ना, तो ये रही क्वाड्रेटिक, इसके ये रहे रूट्स अल्फा और बीटा। आप वो वाली क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट्स अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा हो। वो क्वाड्रेटिक ये नहीं आएगी। बना के देखो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रखी है। ये वाली क्वाड्रेटिक बना के देखो जिसके रूट्स अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा हो, वो ये वाली क्वाड्रेटिक नहीं आएगी। हां, जब आप वो वाली क्वाड्रेटिक बनाओगे जिसके रूट्स अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन और बीटा अपॉन बीटा प्लस वन हो, तब ये वाली क्वाड्रेटिक आएगी या फिर ये वाली क्वाड्रेटिक आएगी। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने दोनों तीनों तरीके से तसल्ली से इस सवाल को समझा दिया कि आप कहां गलती कर सकते हैं, प्लीज उस गलती को मत होने दीजिएगा। एंड दिस इज एक्स्ट्रा समझने वाला पार्ट, जो कि आप बोल सकते हो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा बताया गया है। बोलो हाँ, ये बैकग्राउंड है, ये हमें पता था, इसके बेसिस पे हम जवाब दे रहे हैं। कोई परेशानी? नो सर। अगले सवाल पे चला जाए। यस सर। नाउ दिस इज प्योर ओपी सवाल। यस, पढ़ लीजिए और बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस भैया, यस। क्यूबिक इक्वेशन के सवाल जितने भी होते हैं एकदम प्योर ओपी लेवल के क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक में ये वाली बात बता दी गई है जिससे बेसिस पर ये सवाल सॉल्व होगा। मैं फिर से एक बार और आपको वो हिंट दे देता हूं। पहले सवाल पढ़ लो अच्छे से। इफ अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। चिंटू ने जैसे ही ये सवाल देखा तो उसके सबसे पहले दिमाग में आया कि सर हमें बताया गया था कि जो प्राइम फैक्टर मतलब कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसके दिमाग में क्यूबिक की फैक्टराइजेशन शुरू होगी, जो कि होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक कोई सी भी सामने आए आप उसको पहले फैक्टराइजेशन वाले तरीके से सोचेंगे, मतलब आप उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। उसने 5 के फैक्टर निकाले, दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 5, दोनों के आगे प्लस माइनस साइन लगाया और वैल्यू पुट करनी स्टार्ट की। कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चिंटू हाथ थक के बैठ गया। ठीक है, तो मतलब ये सवाल उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, और अगर आपने नहीं वेरीफाई किया तो कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो ये फैक्टर्स तो सर इसके नहीं निकाले जा सकते। और आपने हमें बताया था सर ऑड डिग्री इक्वेशन के हमेशा एक रूट रियल होता ही होता है। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं जो मैं आपको नोट्स में बता चुका हूं। हां जी सर, इसीलिए तो इस सेशन का फायदा है। बताई हुई चीजें आप हमसे बार बार पूछोगे तो हमें भी थोड़ा धक्का लगेगा कि हां भाई जोरदार है। क्या आपको यह बताया गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है? हां। और अगर आपको दो ऐसे नंबर्स मिल जाएं जिनके पर वैल्यू अपोजिट आ रही हो, तो उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रूट होता है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ आई फाउंड दिस, मतलब ये रहा बीटा, ये बात बता रखी है आपको, कॉपी में बता रखी है। कितने लोग मनी मन हां भर रहे हैं कि हां सर? अगर बीटा और अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट आती है तो वी कैन से 100% बीटा और अल्फा के बीच में उस पॉलिनोमियल का एक रूट कम से कम होगा। ये ग्राफिकल नॉलेज मैं आपको दे चुका हूं। यस, याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। नाउ अब की बार तो सर उसने समस्या खुद ही हल कर दी। उसने क्या समस्या हल की जरा देखना। भैया बोल रहे हैं कि इसका एक ही रूट है। वाओ सर, एक ही रूट है, इसका मतलब ये एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। बोलो 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 सर, अगर इसका एक ही रूट है तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार क्रॉस करेगा। सर ये कहां से आया? बिकॉज रूट इज नथिंग बट
नथिंग बट द पॉइंट वेयर ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस, वो वाला पॉइंट जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो इस क्यूबिक का जैसा भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक ही बार क्रॉस करेगा। जी बिल्कुल। नाउ ऐसे सवालों को अटैक करने का तरीका इज, अच्छा पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा। तो क्यूबिक मान लो फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। हां जी, क्या है तरीका, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो और अपोजिट साइन का वैल्यू पुट करके अपोजिट साइन वाला या अपोजिट साइन वाले पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो। क्या मतलब है सर, वैल्यू पुट करके अपोजिट साइन वाले पॉइंट निकालो, मतलब अगर वो ये बोल रहा है आपको कि इसका ग्राफ एक ही बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो अलग अलग वैल्यू पुट करो। जैसे फॉर एग्जांपल सुनते जाना, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं। यस, जीरो पर वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ जीरो कितना है 5, तो सर जीरो पर वैल्यू आ रही है 5, तो एक पॉइंट हो गया 0,5। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें 1 पुट करके दिखाना, तो 1 पे वैल्यू आएगी सर 7 और एक 8 और एक 9, तो 1 पे वैल्यू आ रही है 9। x बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 9। सर ऑब्वियसली ये ग्राफ अब इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप -1 पे वैल्यू निकालो, समझ पा रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 0 पुट किया तो f ऑफ 0 आया 5। मैं अब वो वाला पॉइंट ढूंढ रहा हूं, वो दो नंबर्स ढूंढ रहा हूं जिनके बीच में एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, वो वाले, बस अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो जरा बोलना f ऑफ 1 कितना आ रहा है, सर f ऑफ 1 आ रहा है 9, ठीक है, इधर पॉजिटिव आ रहा है। अब नेगेटिव में चलो, व्हाट इज x की वैल्यू -1 पुट करें तो f ऑफ -1 कितना आएगा, -1। x की जगह -1 पुट कर रहा हूं भैया, सामने ही देख रहे हो ना, हाँ जी सर, 3 और एक 4 और ये गया तो सर आंसर आ गया 3। तो -1 पर वैल्यू आ रही है बेटा 3, ठीक है। यस, नाउ अब फटाफट सर देख पा रहे हो ये ग्राफ ऐसे ऐसे इसके इधर जा रहे हो तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। एक बार -2 पे और निकालेगा क्या, यस यही तरीका है, यही तरीका है, घबरा मत। और तरीका बताया जा रहा है, अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना ये कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में आएगी, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। अगर मान लो आप इस तरफ की वैल्यूज रखते हो, f ऑफ 2 निकालोगे पॉजिटिव आएगा, f ऑफ 3 निकालोगे पॉजिटिव आएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, तो इधर वाली वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आप इलॉजिकली फिर इधर जाते जा रहे हो, आप इधर वाले पॉइंट पुट कीजिए ना, देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने f ऑफ -2 निकाला, x की वैल्यू -2 पुट की, तो दिस इज -8 + 4, यहां पर -2 पुट करेगा बेटा -4 + 5 हो जाएगा। ध्यान से देख, 4 4 कट गया और ये आ गया -3। वाह सर, हमारी सफलता आ गई। 2 पर वैल्यू आ रही है -3। हमें क्या वो दो पॉइंट्स मिल गए जिसमें एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है कि ये जो आपको फंक्शन दिया गया है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसका ग्राफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा और ये इन दोनों नंबर्स के बीच में एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट है और हमें ऐसा कक्षा में हमें समझाया गया है, हमारी क्लास में हमारे टीचर ने सिखाया है कि जहां पर साइन अपोजिट होता है, 1 पर -1 पर 3 आ रहा है, -2 पर -3 आ रहा है, दिस इज द रूट, ठीक है, दिस इज द रूट। क्या मैंने आपसे पूछा आपने रूट को लोकेट किया है या उसकी वैल्यू फाइंड कर ली? सर हमने सिर्फ लोकेट किया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हां जी, लोकेट कैसे, हमने ये पता किया है कि वो -1 और -2 के बीच में होगा। -1 और -2 के बीच में लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं, हमारे वाला रूट कौन सा है हमें नहीं पता, तो हमने सिर्फ उसकी पोजीशन लोकेट की है कि वो किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है वो मुझे अभी भी नहीं पता। तो सर उसने पोजीशन के बेसिस पर जो जवाब पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? कोई भी नंबर ध्यान सुनना, मेरे ख्याल से जवाब आ गया होगा। कोई भी नंबर जो -2 और -1 के बीच में हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। सर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा
-2 और -1 के बीच में लाई करने वाले किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -2। कोई परेशानी है किसी को? तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2। जो नॉलेज है, जो सवाल है, वो डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली उस बात से सॉल्व हो रहा है जो हमें क्लास में बताई गई। ठीक है, क्या आगे से कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें वो क्यूबिक के बारे में बोले कि अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ दिस, तो आप उसको क्या लोकेट कर सकते हो? हाँ जी, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर करके सिर्फ आपको ये पहचानने की कोशिश करनी है कि भैया, सिर्फ आपको ये पहचानने की कोशिश करनी है कि भैया किन दो एक्स की वैल्यूज पर फंक्शन का साइन अपोजिट आ रहा है, बस उन्हीं के बीच में रूट है। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? हाँ जी। कोई परेशानी है? नो सर। नाउ एक टाइप के क्वेश्चंस जो कि आप बोल सकते हो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स। हाँ, पॉलिनोमियल्स की बात की जाती है बहुत सारे सवालों में। सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? अगर मैं इसकी थोड़ी सी नॉलेज की बात करूं आपसे कि आपको क्या एक्स्ट्रा नॉलेज पता होनी चाहिए, तो लो भैया फटाफट सुनिएगा, नोट करके यहां लिख दे रहा हूं। हाँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना प्लीज। और ये पॉलिनोमियल वाले सवाल बड़े ही ओपी हैं, एडवांस वाले पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। मजेदार सवाल लेके आया हूं, एक सिंपल और एक उससे भी सिंपल। सर फिर ये एडवांस के कैसे हुए? अबे एक मुश्किल, एक जबरदस्त। ऑब्जर्वेशन बेस्ड, आंखों का कमाल। यस, इस बात से जल्दी 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 फैमिलियर हो जाइए, बिकॉज तभी आपके गणित काबू में आएगी। प्योर केस ऑफ माइंड, मजा आने वाला है। सर पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए, जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, मान लो, अब सुनते जाना, डिवाइड किया मैंने लीनियर से, लीनियर समझ गए ना? हाँ, या फिर मैं डिवाइड कर सकता हूं किसी क्वाड्रेटिक से। जिस तरीके से मैं ये इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं केवल आप ही समझ सकते हैं, और किसी को दिखाओगे वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए ध्यान से सुनते जाना मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, ठीक है? यस, ठीक है। और मान लो सर हमने डिवाइड किया कभी क्यूबिक से, ठीक है। अच्छा एक चीज ये समझ में आती है, चलो हाँ यहां चलने दो। नाउ सर इधर बचेगा क्वोशंट। आई डोंट नो व्हाट इज द क्वोशंट। QUOTIENT होता है शायद, है ना? बाकी स्पेलिंग वगैरह आप संभाल लीजिएगा, ज्यादा इंग्लिश आपको आती है। नाउ सर बात करते हैं रिमाइंडर के बारे में। जो असली नॉलेज है वो ये है, यहां पर रिमाइंडर कैसे बचने वाले हैं। ठीक है, हाँ। अब जो पॉलिनोमियल में डिवीजन वाली थ्योरी है वो ये बोलती है, ध्यान सुनना, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, जो रिमाइंडर होगा वो उससे डिग्री कम का होगा। जो रिमाइंडर होगा वो उससे डिग्री कम का होगा। मतलब अगर आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर इज कांस्टेंट। ग्रीन वाले से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा ये आएगा। सुनते जाना। हाँ सर लीनियर डिग्री 1, उससे कम डिग्री का क्या मतलब है? x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट, ठीक है। अब सर अगर आप लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो, तो अब अगर डिवीजन क्वाड्रेटिक से हो रहा है तो रिमाइंडर उससे 1 डिग्री कम लीनियर वाला भी बच सकता है और कांस्टेंट भी बच सकता है। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो सर? बात नहीं समझ में आ रही है? मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप बोल सकते हैं कि लीनियर से डिवाइड करोगे तो उससे डिग्री कम वाला रिमाइंडर बचेगा। लीनियर से 1 डिग्री कम वाला रिमाइंडर इज कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो डिग्री कम, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, तो लीनियर और कांस्टेंट दोनों रिमाइंडर बच सकते हैं। और अगर आप क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो अब क्या क्या जवाब हो सकता है सर रिमाइंडर में? या तो क्वाड्रेटिक बच सकती है 1 डिग्री कम, या फिर सर और 2 डिग्री कम कर दो तो लीनियर भी बच सकता है और कांस्टेंट भी रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। बट अब सवाल सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। जब भी कभी कांस्टेंट से डिवाइड, सॉरी लीनियर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा, हम ये मान के चलेंगे। और जब क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो तो रिमाइंडर लीनियर मान के चलिएगा। और जब आप क्यूबिक से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक मान के चलिएगा। मतलब आपको दिख रहा है फंक्शन में कि डिवीजन क्वाड्रेटिक से हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली एज्यूम रिमाइंडर इज लीनियर। ax प्लस बी आप रिमाइंडर मान सकते हैं। अगर आपने क्यूबिक से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर आप क्वाड्रेटिक मान सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये दोनों लोग फिर कहां चले गए? क्वाड्रेटिक जो आप मानोगे वो कैसे मानोगे जरा बोलना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी।
उसमें अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो बी एक्स प्लस सी बचा, तो ये रिमाइंडर लीनियर हो गया। a b दोनों 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको मानना ये है, ये लोग अपने आप निकल आएंगे एज पर क्वेश्चन। कोई परेशानी है किसी को? यहां पर जो पूरी बात समझाई, क्या बताई, जिससे आप डिवाइड करते हो रिमाइंडर उससे 1 डिग्री कम का होता है और वही आपको मानना होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, जो कि आपको बचपन से पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस, अगर आप a को b से डिवाइड करते हो और c क्वोशिएंट है और r रिमाइंडर है, तो ये वाला पूरा अरेंजमेंट आप अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो a कैन बी रिटन एज b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस रिमाइंडर r। किसी को कोई डाउट है इसमें? हां, चाहे एबीसी पॉलिनोमियल फंक्शंस हो, चाहे एबीसी नंबर्स हो, ये वाली बात हमेशा वैलिड है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। दिस इज पॉइंट नंबर 2। बोला भैया? यस, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस नॉलेज के बेसिस पर। अब हम इस प्रकार के सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। हां, एक पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम सर हमें याद है कि अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो या x माइनस अल्फा से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो अल्फा पर आती है वही रिमाइंडर बचता है। वो अभी आप सीख जाएंगे। जो आपको पिछले वाली दोनों बातें बताई, अगर आपको वो पता है तो आपको सब पता है। ठीक है, अब उनका नाम चाहे आप पॉलिनोमियल थ्योरम रख दो या रिमाइंडर थ्योरम रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ गए मेरी बात? हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वैसे आपको ये सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। fx इज ए पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर लीव्स द रिमाइंडर rx। ठीक है, fx डायग्राम बना लेता हूं ताकि शायद अच्छे समझ में आए। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसको हमने इससे डिवाइड किया और ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं, आंखों को खोल के देखोगे तो यू विल फाइंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई? सर रिमाइंडर जो होगा वो लीनियर होगा। रिमाइंडर विल बी ए लीनियर। ठीक है, लीनियर ही मानना है, लीनियर से कांस्टेंट भी हो सकता है बट आप मानोगे लीनियर। ठीक है, लीव द रिमाइंडर rx, और लीनियर को उसने rx फंक्शन बोल भी दिया। ठीक है, और लीनियर जब भी मानना हो तो क्या माना जाएगा? ax प्लस b। कोई परेशानी है? यही होता है लीनियर फंक्शन। हाँ जी सर, यही लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, नाउ f ऑफ 3 2 दे रखा है, f ऑफ 4 3 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r ऑफ 7। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर लीनियर मान लिया। अब जो आपने हमें ये वाली चीज सिखाई, ये लगाना जरा एक बार, इसकी इक्वेशन बनाना, इस डायग्राम से ये वाली इक्वेशन बनाना, a बराबर b इंटू सी प्लस आर। सर इसमें क्या है? मैंने बोला बना तो दे इक्वेशन, फिर कुछ नहीं है तो बोला ले सर। fx बराबर दिस। अच्छा यहां पर सर कुछ पता नहीं है हमें, क्वोशिएंट qx मान लेते हैं। हमें नहीं पता क्या बचेगा, हमें नहीं पता, तो मैंने कहा ठीक है, दिस इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इंटू qx प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? a बराबर b इंटू सी प्लस आर। रिमाइंडर कितना है सर? ax प्लस b बोल दीजिए आप। कोई परेशानी है क्या? नो सर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और इसके 2 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। सिंस, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, आपको qx फंक्शन नहीं पता। ठीक है, हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। यस, qx फंक्शन आपको नहीं पता। कौन है? हमें भी नहीं पता सर qx फंक्शन कौन है, क्योंकि हमें fx ही नहीं पता। कोई बात नहीं, बट सर आपको अब इस यहां पहुंचने के बाद में ना कुछ वैल्यू ऑफ x पुट की जाती है बेटा, और वो वैल्यू ऑफ x क्या पुट की जाती है मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं। क्या? जिस पर ये वाला पूरा फैक्टर रवाना हो जाए, 0 हो जाए, ताकि qx का रोल खत्म हो जाए, ताकि qx का रोल खत्म हो जाए, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है qx की। एक सोचने का तरीका तो ये तो दिख रहा होगा, ये पूरा फैक्टर कब 0 होगा? एक बार x की वैल्यू 4 रखो, ये पूरा रवाना हो गया। एक बार आप x की वैल्यू 3 रख दो, ये पूरा रवाना हो गया। वरना आप खुद देखो, आपको किस किस की वैल्यू दे रखी है, f ऑफ 3 दे रखा है, f ऑफ 4 दे रखा है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, आप इसमें x की वैल्यू रख सकते हो बेटा 3, आप इसमें x की वैल्यू रख सकते हो 3। तो जरा बोलना f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? सर यहां पर 3 रखा, इसमें जब आप x की जगह 3 रखोगे, ये पूरा हो जाएगा 0, और यही आपका rx है, मतलब रिमाइंडर यही है।
तो ये कितना आ जाएगा 3a प्लस बी, और एफ ऑफ 3 आपको दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 2। कोई परेशानी? नो सर। अगली वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो? बताओ बताओ बताओ। सर उसने किस पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है? एफ ऑफ 4 पर, तो x की जगह 4 पुट करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको वो वाली वैल्यूज ही रखनी होती है जिसपे ये क्वोशिएंट का रोल खत्म हो जाए। क्वोशिएंट का रोल तब खत्म होगा जब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाए, ये वाला पूरा फैक्टर 0 तब होगा जब x 3 और 4 होंगे। समझ में आया? तो वो आपको हमेशा वैल्यू इसके फैक्टर्स पे ही देगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, एफ ऑफ 4 कितना आ गया जरा बताना? एफ ऑफ 4, x की जगह 4 पुट करूं तो जरा बोलना कितना हो गया? सर ये पूरा तो फिर से 0 हो गया, और ये आ जाएगा बेटा 4a प्लस बी। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? एफ ऑफ 4 की वैल्यू है सर 3। क्या आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 3a माइनस 4a इज माइनस a, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, a की वैल्यू आ गई 1। और अगर a की वैल्यू 1 है तो बताओ b की वैल्यू कितनी है? अगर मैं a को यहां पर 1 पुट कर दूं तो b है सर माइनस 1। ठीक है, तो जो रिमाइंडर फंक्शन आया जिसको आप ax प्लस b बोल रहे थे, तो rx कितना आ गया? सर आप x की जगह मतलब a की जगह 1 और b की जगह माइनस 1 पुट कर रहे हो, तो x माइनस 1। कोई परेशानी है? नो सर। आपसे क्या पूछा है? r7 बताइए, रिमाइंडर की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो r7 कितना आ गया? 6। और यही हमारा फाइनल आंसर है। कोई परेशानी है? नो सर। सारी बातें जो बताई वो यहां लग गई। जितने भी पॉलिनोमियल वाले सवाल आपके सामने आने वाले हैं वो इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ये लिखना होता है और फिर उसके बाद में ये इक्वेशन बनानी होती है। इस इक्वेशन में यहां पर जो बैठा है उसके फैक्टर्स पुट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी। दिस इज बेसिक क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल, ज्यादा हाईफाई नहीं है। दिस इज हाईफाई क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको आप एकदम कैसा जबरा सवाल, बवाल सवाल है, ध्यान रखिएगा प्लीज। और इसको याद रखिएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। कैसा सवाल है? बवाल सवाल। मतलब क्या है सर इसका? एकदम दिमाग की बोलते हैं नसें खुल जाएंगी सवाल सॉल्व करके। यस, फटाफट पढ़ लो एक बार, वीडियो पॉज कर लो, मैं तब तक डेकोरेशन कर रहा हूं। कुछ कुछ शब्द यहां लिखे गए हैं जिन सभी का मतलब आपको बता दिया गया है, और आप मेरी मदद कीजिएगा कि क्या होगा। सर हमें सबसे पहले ये वाला शब्द दिखाई दिया, बोल बेटा मॉनिक। बहुत सारे लोगों का नाम मॉनिक होता है ना। मॉनिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? सर जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, जिसमें आप बोल सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो। ठीक है भैया, मेरी बात ध्यान सुनना। इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। उसने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल विद fx। अच्छा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है px। अच्छा, अगर मान लो आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इमेजिन करना होता तो आप कैसे मानते? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही मानते? हाँ है ना सर? ये तो नॉर्मल कंडीशन में हम मानते हैं। उसने बोला है कि मॉनिक पॉलिनोमियल है। मॉनिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है सर a की वैल्यू 1 है। तो क्या आप लोगों को px दिखाई दिया? क्या है? हां जी। और px अगर आपको दिखाई दे गया तो काम खत्म। हम कौन सा मेथड डिस्कस कर रहे हैं? मेथड 1। कौन सा मेथड है सर? नॉर्मल मेथड, विदाउट दिमाग लगाने वाला मेथड। आज से एक और डायलॉग फेमस कर देते हैं। क्या है? अगर दिमाग चलाओगे तो कलम कम चलानी पड़ेगी, और अगर कलम चलाओगे तो दिमाग कम चलाना पड़ेगा। आप देख लीजिए आपको क्या करना है। किसी बच्चे ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, जो जो दे रखा है उसने ये एज्यूम कर लिया। अब सर उसने दे रखा है p ऑफ 1 इज 1, p ऑफ 1 इज 1। मतलब क्या है सर? x की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने दूसरी इक्वेशन दे रखी है सर क्या? p ऑफ 3 इज 17। x की जगह 3 पुट करो, उसकी वैल्यू 17 है। 3 पुट करने के बाद में जरा बताना कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 27 प्लस 9b प्लस 3c प्लस d। आई होप मैं समझ पा रहा हूं या समझा पा रहा हूं। हाँ सर। और लास्ट में उसने दिया p ऑफ 5 इज 29। तो x की जगह 5 पुट करो और उसकी वैल्यू आ रही है 49, सॉरी 29 नहीं 49। तो अगर मैं 5 पुट करूं ये आ जाएगा 125 प्लस 25b
प्लस 5c प्लस डी बराबर ये। ठीक है, नाउ आपको कितने अननोन दिखाई दे रहे हैं पूरे बोर्ड पे? 3, बी, सी और डी। और गणित के हिसाब से 3 अननोन्स के लिए आपको 3 इक्वेशन की जरूरत होती है, वो ये रही। नाउ सर कैसे सॉल्व करेंगे? इतनी भारी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ। नहीं जी, आपको खुद करनी है। 3 इक्वेशंस 3 अननोन वाले सवाल मैं आपको करवा चुका हूं। सेट थ्योरी याद कीजिएगा, और अगर नहीं पता तो पहले आप इन दोनों को घटाओ, फिर इन दोनों को घटाओ, घटा घटाकर 2 इक्वेशन 2 अननोन पे पहुंच जाओ, फिर वहां से वैल्यू निकालो। नाउ यहां से आप क्या करो? सॉल्व फॉर बी, सी एंड डी। ठीक है, बी, सी और डी के लिए सॉल्व करो जी। एक बार बी, सी और डी निकल आए तो आपके पास ये पूरा पॉलिनोमियल आ गया। हाँ जी, फिर वो पूछ रहा है पी ऑफ 2 क्या होगा? आप एक्स की जगह 2 पटक देना। ये वो तरीका है जिसमें आपने कलम चलाई, दिमाग बहुत कम चलाया, जो जो बोलता जा रहा है वो करते गए। अब आओ मेथड 2 पे, ध्यान सुनना मेरी बात। यही तो मजेदार तरीका है यार, यही तो सीखना है, इसी को जो काबू करना है, यही जेईई एडवांस है, यही जेईई एडवांस है। सुनते जाइएगा प्लीज। और यहां पर सबसे ज्यादा रोल किसका प्ले करने वाला है, या फिर क्या चीज काम करेगी? ऑब्जर्वेशन। सर हम कैसे सोचेंगे? अरे भैया सर तुम्हारे साथ हैं, काहे घबरा रहे हो? ठीक है, ऊपर वाले में बिल्कुल जिद मत कीजिएगा, बिल्कुल बहस मत कीजिएगा। सर क्या जवाब आएगा वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और मैं पी ऑफ 2 अभी निकाल के दिखाऊंगा, वो मैच कर लेना। मैच हो रहा है मतलब आपने ठीक किया है, मैच नहीं हो रहा मतलब आप अभी भी कैलकुलेशन एरर कर रहे हो। कैलकुलेशन पे थोड़ा काबू पाने की कोशिश करो, आपको जेईई एडवांस देना है। समझ में आया? यस। नाउ सर अब क्या है, जरा बात ध्यान समझना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैं आपको एक तरीका समझा चुका हूं, दूसरा तरीका जो कि सबसे मस्त है। सर पी ऑफ 1 है, पी ऑफ 2 सॉरी पी ऑफ 3 17 है, पी ऑफ 5 49 है। किसी भी एक ऐसे एक्सप्रेशन को इमेजिन करने की कोशिश करो। अब बात सोचने पे आ गई है, तो मैंने आपको जैसा बताया, ऊपर वाले में आपने बिल्कुल नहीं सोचा, आपने कलम चलाई, तो भैया कलम बहुत चलानी पड़ेगी उसमें, अभी इक्वेशन भी सॉल्व करनी है। अब अगर आपको सोचना है तो आपको कलम कम चलानी पड़ेगी। हां अब सोचो ध्यान से। एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, 3 पर 17 आनी चाहिए, 5 पर 49 आनी चाहिए। एक्स का ऐसा एक्सप्रेशन सोचिए, और हर सवाल को इसी तरीके से अप्रोच करना जो फ्यूचर में आने वाला है। एक्स का ऐसा एक्सप्रेशन सोचो जिसमें 1 पर वैल्यू 1 आए, ऐसा एक्स का एक्सप्रेशन सोचना। 3 पर वैल्यू 17 आए, और 5 पर वैल्यू 49 आए। ध्यान सोचो। सर 1 पर वैल्यू 1 आए, 3 पर वैल्यू 17 आए, और 5 पर वैल्यू 49 आए। ठीक है, तो आप ये तो समझ पा रहे होंगे। अब हां ये सोचना पड़ेगा यार, जो मैं जवाब लिखूंगा ना उसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? देख पा रहे हो 1 पे सर 3 पर जो है इसका स्क्वायर क्यूब करता तो 27 तक जाता, 3 का अगर क्यूब हो रहा होता तो 27 तक जाता, स्क्वायर में ये जाएगा 9 तक, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 में से 1 घटाएं तो 17 आता है। सर 5 का क्यूब करता तो 125 आता है, यहां तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, 1 घटाओ 49। वाओ, मिल गया मिल गया मिल गया सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। वेरीफाई करते जाओ, यस यस यस। डाउट आएगा दिमाग में, सर आपको कैसे पता चला? अबे भैया यही तो सोचना था, यही सोचना था। सोचना नहीं चाहते तो मेथड 1 तैयार है, फटाफट कलम चलाना स्टार्ट कर दो और लाइन से हट जाओ। नहीं सर हम सीखेंगे, आप बताओ तो सही। तो वही तो बोल रहा हूं, ऐसा एक्सप्रेशन सोचो जिसकी वैल्यू 1 पर 1 आए, 3 पर 17 आए, 5 पर 49 आए। ये रहा वो एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 1 रख के देख, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, सर 1 आ गया। इसमें 3 रख के देख, सर 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17 आ गया। इसमें 5 रख के देख, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 1 इज 49। यस, कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो पहला स्टेप था। अब और ओपी स्टेप देखो, आ जाओ इधर। ओ भाई यस, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके जाते हैं।
अब जो चीज पूछ रहा हूं ध्यान से बताना, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? सर इस पूरी इक्वेशन की डिग्री होगी 3। मैंने पूछा कैसे? सर आप इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए तो इधर बचा 0। px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सवाल में दे रखा है, और ये क्वाड्रेटिक है, तो सबसे बड़ी पावर अगर इसको खोल के लिख भी दोगे, उधेड़ के लिख दोगे, तो सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिखाई देगी? x क्यूब, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ जी, और इसमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, वो भाई साहब दे चुके हैं। ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है बेटा? क्यूबिक इक्वेशन, समझ में आया? हाँ जी, इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 3, और वो तीनों रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? 1, 3 एंड 5। सर कैसे कैसे कैसे? एक सेकंड रुकना, रुको रुको, मैंने कहा हाँ रुक गया। क्या आपको ये क्यूबिक इक्वेशन दिखाई दे रही है? आराम से सोच ले। हाँ सर बिल्कुल क्यूबिक इक्वेशन है, बिकॉज px का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, सबसे बड़ी पावर इज 3, और ये एक इक्वेशन है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। हाँ जी, मैं आपको बोल रहा हूं इसमें 3 नंबर्स रखने पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जा रही है। वो 3 नंबर्स हैं 1, 3 एंड 5, आप रख के देखो, क्योंकि p ऑफ 1 उसने खुद 1 दिया है, तो यहां बनेगा 1 और -1, 0 हो गया। p ऑफ 3 आपको उसने खुद 17 दिया है, यहां बनेगा 17, यहां बनेगा -17, 0 हो गया। p ऑफ 5 खुद उसने 5 दिया है, सॉरी 49 दिया है, तो यहां बनेगा 49, यहां बनेगा -49। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें मैंने 3 नंबर्स पटके, और वो पटकने पर ये लेफ्ट साइड पूरी की पूरी 0 हो जा रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस क्यूबिक के रूट्स आर, रूट्स कौन कौन है? 1, 3 एंड 5। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर, क्या आपको ये बात समझ में आई कि इसके रूट्स आर 1, 3 एंड 5? यस। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था, ध्यान सुनना मेरी बात, कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन के रूट्स पता चल जाएं, तो उस इक्वेशन को राइट साइड में ले जाते वक्त लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और रूट्स के टर्म्स में फैक्टराइज करके लिख दो। हाँ, ऐसा करने पर ये पूरी की पूरी क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनने का मतलब है सर ये किसी भी x की वैल्यू के लिए ट्रू होगी। क्या आपको ये बात बताई हुई है? हाँ जी। नाउ यही काम अगर मैं यहां पर करने के लिए बोलूं, तो इसमें राइट साइड में जाते वक्त लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा। कैसे पता चला? सर इसका ही सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा x क्यूब, और वो मोनिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1। इसके जो 3 रूट्स हैं उनके टर्म्स में फैक्टराइज कर दो, x - 1, x - 3, x - 5। क्या अब ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है क्या? बोलो भैया। इन्हीं को ही ओपी सवाल बोलते हैं बेटा। अरे हाँ सर, ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, समझो आराम से। इस क्यूबिक के मुझे 3 रूट्स पता चले, मैंने उसके टर्म्स में फैक्टराइज करके लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, और अब ये किसी भी x की वैल्यू के लिए सत्य है। ठीक है भाई साहब, क्या पूछ रहे हैं आपसे? सर भाई साहब पूछ रहे हैं कि इसमें p ऑफ 2, तो एक बार बता, यहां पर आराम से देखते हुए, यहां पे p ऑफ 2 कब बनेगा? सर आप क्या इस पूरे में x की जगह 2 पुट कर सकते हो? यस, ये तो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी हमेशा किसके लिए वैलिड होती है सर? हर x की वैल्यू के लिए। जहां जहां पे x दिखाई दे रहा है वहां पे 2 पुट कर दे। सर ये कितना आ जाएगा? 2 - 1, ये आ जाएगा 2 - 3, और ये आ जाएगा 2 - 5। p ऑफ 2 आपके सामने है बच्चों, सामने देखते रहिएगा और आराम से समझते रहिएगा। -8 + 1 तो -7। सर ये लिखा हुआ है 3, और p ऑफ 2 -7, तो p ऑफ 2 कितना आ गया? 10। p ऑफ 2 कितना आ गया? 10। समझ में आया? ये -3, ये -1, ये +1, ये -1 × -3 इज +3, ये 7 इधर आएगा तो +10। आप यहां से भी निकालिएगा p ऑफ 2 10 आएगा, और आप यहां से भी निकालिएगा p ऑफ 2 10 ही आ रहा है। बताओ हिले कि नहीं हिले दिल के तार? मजा आया कि नहीं? यस। मजा आने के साथ साथ इस सवाल को याद रखिएगा प्लीज। आपको वो जिस भी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, ये तो मैंने आपको पहली बार ये सवाल करवाया तो मैं ज्यादा हाई लेवल तक नहीं लेके गया। हो सकता है सर वो यहां पर ये बोल देता कि px इज ए मोनिक बाय क्वाड्रेटिक। एक सवाल और बनाए क्या? फटाफट जरा देखना। हाँ सर एक बार फटाफट बना दो ना, एक क्या दिक्कत है? हाँ जस्ट लाइक पॉपकॉर्न्स। हाँ देखते जाओ,
मैं एकदम सेम लाइन ऑफ थिंकिंग पे आपसे सोचवाना चाह रहा हूं. यस, मॉनिक बाय क्वाड्रेटिक. ठीक है, मॉनिक बाय क्वाड्रेटिक देने का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको मॉनिक 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 चिल्लाएगा ही, वो जरूरी नहीं है मॉनिक ही हो. अगर मॉनिक नहीं बोल रहा तो फिर आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा और देगा, वो लीडिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए, तो घबराए नहीं. एंड P ऑफ -1 दे रखा है बेटा 2, P ऑफ 2 दे रखा है कितना, P ऑफ 3 दे रखा है कितना, P ऑफ 4 दे रखा है कितना. यस, एक मॉनिक बाय क्वाड्रेटिक है और 4 वैल्यूज पे उसने आपको दे रखा है. -1 पर 2, 2 पर 5, 3 पर 10, 4 पर 17. ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं. हाँ है ना सर, करने का तरीका फटाफट बताओगे क्या, एकदम सेम डिट्टो कॉपी करते हुए. यस, एक बात बताइए कि px बराबर इन सभी को इमेजिन करके बताइए कि उसने क्या रखा होगा, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन उसने यहां पर इस साइड में रखा होगा जिसमें मैं -1 रखूं तो 2 आ जाए, 2 रखूं तो 5 आ जाए, 3 रखूं तो 10 आ जाए और 4 रखूं तो 17 आ जाए. सर वी गॉट दिस, आंसर आएगा x² + 1. बहुत बढ़िया. ठीक है, हाँ. और ये सर किस किस के लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर x की वैल्यू -1, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर x की वैल्यू 2, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर x की वैल्यू 3, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर x की वैल्यू 4. 2, 3, 4 और -1 के लिए आप चेक कर सकते हो. -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 16 + 1 17. आप इस बार ये एक्सप्रेशन इमेजिन करना बड़ा आसान हो गया, आपको खुद सोचना है. यस, अगला स्टेप क्या होता है सर, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं और चाहे ये इक्वेशन लिखो और चाहे ये इक्वेशन लिखो, एक ही बात है क्या. यस सर, क्या इसके रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. हाँ जी, -1, 2, 3 एंड 4. सर कैसे पता चला आपको, क्योंकि ये सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा, इसलिए. अच्छा, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी सर, डिग्री का क्या मतलब है, सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें, सर पावर 4, तो डिग्री 4 होगी. मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, 4, और वो चारों रूट्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं. अगला स्टेप क्या था सर, इसको आइडेंटिटी में बदलो. आइडेंटिटी में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन को राइट साइड में ले जाते वक्त लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज 1 और जितने भी रूट्स हैं उनके टर्म्स में फैक्टराइज कर दो. एक रूट है बेटा -1 तो फैक्टर बनेगा x + 1, एक रूट है 2 तो x - 2, एक रूट है 3 और एक रूट है ये. बोल भाई, बोल राधा बोल. मतलब बोलो, समझ में आया कि नहीं आया. हाँ, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, P ऑफ 5 पूछ रहा है सर. लो, इसमें क्या है, पुट x = 5, ये आ जाएगा P ऑफ 5. सर यहां पर आ जाएगा -25 + 1 बराबर, यहां पे 5 पुट करोगे ये 6 आ जाएगा, यहां पे 5 पुट करोगे ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा. मेरे ख्याल से आप यहां से P ऑफ 5 निकाल सकते हैं. और यहां पर सीधा सीधा दिमाग लगाया गया है, हमने वो पॉलिनोमियल माना ही नहीं. कैसे कि x की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, वो नहीं मानना है. ठीक है, हाँ जी. तो मैंने आपको एक वैरायटी पर ऐसे कई सवाल करवा दिए हैं, आगे कुछ आता है तो ध्यान रखिएगा. और अगर मान लो कुछ भूल जाओ तो वापस यहां पर आ जाइएगा प्लीज. दिस इज वेरी ओपी कॉन्सेप्ट. चलिए जी आगे चलें. लो भैया, एक और जबरदस्त तोड़ू सवाल. कैसा है सर, ये भी बवाल सवाल है. यस, जल्दी से इसके बारे में सोच लो, क्योंकि जो बातें यहां पर सवाल में लिखी हुई हैं वो बातें आपकी कहीं ना कहीं सुनी हुई होंगी. ठीक है, बट कैसे प्रोसीड करना है वो आप संभालिए. हमें सर, आपने अच्छे से पढ़ लिया सवाल. हाँ जी, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ध्यान से. सर हमें क्या है, एक उसने क्वाड्रेटिक दे रखी है, बहुत बढ़िया. fx बराबर x² + ax + b. a और b आर रियल, हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर रूट्स. ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि रूट्स के बारे में बोला गया है कि पॉजिटिव भी होंगे और इंटीजर भी होंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब कि रूट्स अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. 2, 3, 5, 7, 6, 11 इस टाइप के, समझ में आया, अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स हैं. बहुत बढ़िया. f ऑफ 11 की वैल्यू हमें 35 दे रखी है. f ऑफ 11 का मतलब क्या है कि अगर आप x की जगह 11 पुट करोगे तो फाइनल आंसर 35 आएगा. ठीक है सर.
और हमें यह भी बोला गया कि बोथ रूट्स आर लेस देन 7, दोनों रूट जो हैं वो 7 से छोटे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, नाउ जब मैं ये वाला सवाल बच्चों के सामने रखता हूं तो बच्चे इसको कॉपी में कहां जाके रिलेट करते हैं कि सर आपने हमें इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन लिखवा रखी है, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ए लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, अब की बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम इंटीग्रल रूट्स निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू भी इंटीजर होगी। बट इतनी सारी चीजें सोचकर आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि यहां पर एक अलग चीज लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ सर ये वाली जो इक्वेशन है ना कौन से वाली इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है, हेलो हेलो, क्या आपको ओपी सवाल एकदम ओपी तरीके से समझ में आ रहे हैं? सही सही बोलिएगा प्लीज। जी सर बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। इसके दो रूट्स मान लो बेटा आप, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक थी, मेरी नजर इस पे पड़ी, एफ ऑफ 11 35 उसने क्यों दिया सर? डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो बाकी चीजें हम सोच लेते, 11 पर वैल्यू 35 एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत जगह यूज होती है। बच्चे इसको बार बार सुनने की बजाय भी पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं। क्या कि अगर आपको कभी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स पता हो तो आप उस इक्वेशन को राइट साइड में ले जाकर रूट्स के टर्म्स में फैक्टराइज करके लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, चाहे आप लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है? ये वाली इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या समझता है चिंटो? सर अब तो मम्मी जी भी समझ गई हैं, आइडेंटिटी मतलब हर एक्स की वैल्यू के लिए ट्रू हो। बहुत बढ़िया, ठीक है ना भैया। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, जरा देखना। उसने बोला एक्स की वैल्यू 11 पुट करो, पुट एक्स बराबर 11, तो ये पूरा ही तो फंक्शन है, यही तो पूरा फंक्शन है। तो डायरेक्टली मैं यहां पर 35 पुट कर दूंगा इसकी जगह, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 35 आएगी। उसने बोल रखा है एफ ऑफ 11 इज 35, मतलब अगर आप एक्स की जगह 11 रखते हो तो इस पूरे की वैल्यू 35 बनेगी। तो इस पूरे की जगह 35 रख दिया, यहां बन गया 11 माइनस अल्फा इंटू 11 माइनस बीटा। ठीक है, अब एक और जादुई कॉन्सेप्ट या फिर एक छोटी सी बात जिसके बेसिस पर यह सवाल सॉल्व होने वाला है, इसी इक्वेशन से जवाब आएगा। सर एक ही इक्वेशन से दो अननोन का जवाब निकलता है तो वहां पर कुछ कंस्ट्रेंट लग रहा होता है। आज से पहले यह वाली बात आपने हमें सेट थ्योरी में बताई थी, जहां पर आपने वो वाले क्वेश्चंस करवाए थे जहां पर एक सबसेट एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट आते हैं 2 की पावर m और दूसरे सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स आते हैं 2 की पावर n, दोनों का डिफरेंस दे रखा था कुछ 112 करके। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिससे हमने डायरेक्टली दोनों का आंसर लिखा था। ठीक है, एक इक्वेशन से मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब आप एक इक्वेशन से दो अलग अलग अननोन्स की वैल्यू निकालो तो वहां पर कोई कंस्ट्रेंट यूज हो रहा होता है। कंस्ट्रेंट मतलब एक ऐसा रिलेशन जिस पर वो इक्वेशन सिर्फ उसी कंस्ट्रेंट पे ट्रू हो सकती है। मैं आपको अब सिखाता हूं, आप ध्यान सुनिएगा प्लीज। उसने बोला अल्फा एंड बीटा, ये जो लोग है ना अल्फा और बीटा, इसके बारे में जानकारी दे रखी है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? क्योंकि भैया यही तो रूट माने हैं सर आपने। जी बिल्कुल सर, और अगर यही रूट माने हैं तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये भी एक इंटीजर है। अल्फा अगर इंटीजर है तो 11 माइनस अल्फा इज इंटीजर, और अगर बीटा इंटीजर है तो 11 माइनस बीटा इज ऑल्सो इंटीजर। जी सर बिल्कुल बोल सकते हो। इस साइड में दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, और सर क्या आप इस साइड में भी दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हो? जी बिल्कुल। मैंने पूछा सारे केस लिखना बेटा, दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, एक 35 एक 1, फिर सर एक 7 एक 5, बाकी दो केस आप खुद संभाल लीजिएगा कैसे, एक 1 एक 35 और एक 5 एक 7। इसके अलावा कोई और केस हो सकता है जिसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख दूं, दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख दूं। क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन और किसी तरीके से लिख सकता हूं क्या? नहीं जी, 35 इतने ही तरीके से लिखा जा सकता है। कोई अगर ये सोच रहा है 35/2 इंटू 2, तो बेटा ये दोनों अलग अलग तो हैं पर ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, नाउ यू कैन डायरेक्टली कंपेयर, सिर्फ ये वाले दोनों काम आएंगे, बाकी दोनों हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो सर केस 1 के हिसाब से अल्फा माइनस
11 माइनस अल्फा 35 के बराबर और ये 1 के बराबर। तो 11 यहां से देखना जरा, इस पहले केस से क्या आया, 11 माइनस अल्फा बराबर 35 एंड 11 माइनस बीटा बराबर 1। बोथ द केसेस आर रिजेक्टेड। मैंने पूछा सर ये क्यों रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसने हमें जानकारी दे रखी है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों रूट 7 से छोटे होने चाहिए। जब आप यहां से अल्फा निकालोगे, सर यहां से तो अल्फा ही नेगेटिव आ जा रहा है, देख पा रहे हो क्या, अल्फा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो सर वो तो बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता, समझे। तो दिस केस इज रिजेक्टेड। अब आप अगले पे आ जाओ, सर यहां पर ये दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, इधर इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन, 11 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, सर 7 के बराबर, एंड 11 माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। क्या आप यहां से मुझे बीटा बता सकते हैं, यस सर 6। बीटा इधर 11 में से 5 गया 6। और क्या आप मुझे यहां से अल्फा बता सकते हैं, यस सर। क्या ये वाले दोनों रूट्स चलेंगे क्या, यस सर। मैंने पूछा कैसे, बोले दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों 7 से छोटे हैं। ओ यस। फिर एक चिंटू बोला, अच्छा अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई कैसे, मैं बताता हूं, अभी सुनना जरा। सर इन दोनों में कुछ करने की जरूरत है क्या, अरे वो तो साफ साफ ही दिखाई दे रहा है। अगर आप इस केस को लेते हो तो ये आ जाएगा 11 माइनस अल्फा बराबर 1, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर, 11 माइनस बीटा बराबर 35। यहां से बीटा नेगेटिव आ गया, तो दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। बोलो बोलो बोलो, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्टेड और ये एक्सेप्टेड। इसमें आप 11 माइनस अल्फा को 5 के बराबर करो, 11 माइनस बीटा को 7 के बराबर करो, तो अब की बार अल्फा 6 आ जाएगा और बीटा 4 आ जाएगा। तो दोनों रूट्स तो अभी भी 4 और 6 रहे, तो ये वाला केस एक्सेप्टेड है, बट ये कोई डिफरेंट केस नहीं है, ये वाला केस भी रिजेक्ट हो गया। मैंने केसेस थोड़े कम लिखे हैं, अब कुछ कुछ केसेस और भी पॉसिबल हो सकते थे। सर ऐसा भी तो हो सकता था, मैंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता था। एक चिंटू ने बोला कि आप 35 भी तो बनाना चाहते हो, दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो -1 इंटू -35 भी हो सकता है, मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है। फिर एक और बोला सर फिर तो -7 इंटू -5 भी हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा निकाल के देखेंगे तुरंत तुरंत तुरंत, यस सर। अगर आप इस केस को कंपेयर करते हो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो या फिर मैं अकेला ही लगा हुआ हूं सर समझ पा रहे हैं। उसने बोला कि आप अल्फा बीटा दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर रूट्स हैं, दोनों 7 से छोटे हैं, दोनों अलग अलग हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा और मैंने फिर यहाँ पे 11 पुट किया, बिकॉज मुझे 11 पर ही वैल्यू दे रखी है, और कोई वैल्यू मैं पुट भी नहीं कर सकता बिकॉज उस पर मुझे वैल्यू नहीं पता। तो ये बन गया। यहां पर आकर जिस वजह से ये सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं वो लॉजिक क्या है, ध्यान सुनिएगा फिर बता रहा हूं। सर राइट साइड में दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में दो अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन आप लिखो और फिर डायरेक्टली कंपेयर कर दो। और मैं अगर और प्रिसाइजली बोलूं कि ये दोनों केस भी नहीं हो पाएंगे, क्यों? राइट साइड में दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों 7 से छोटे हैं। तो 11 माइनस अल्फा एंड 11 माइनस बीटा बोथ आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, दोनों पॉजिटिव भी होंगे। तो सर ये वाला केस तो कभी हो ही नहीं सकता। और वैसे भी देख लो, अगर आप इन दोनों को ऐसे ब्रेक करते हो तो आपके हिसाब से 11 माइनस अल्फा -1 के बराबर और 11 माइनस बीटा -35 के बराबर। यहां से अल्फा निकालोगे, अल्फा इधर और ये आ जाएगा 12, और यहां से बीटा निकालोगे सर 35 + 11 46। एक रूट ये आ रहा है, दूसरा रूट ये आ रहा है। सर ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रूट 7 से छोटे होने चाहिए, उसने बोल रखा है। तो मैं क्या यहां पर ये लिख सकता हूं, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। आप इसके लिए चेक करो, अल्फा और जो बीटा आएंगे दोनों रूट 7 से छोटे नहीं आएंगे, ठीक है। और वैसे भी देख लो यार, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है तो इस तरफ भी जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तोड़ोगे, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस निकल के आया। हाँ जी, जहां पर दिमाग चलता है वहां पर कलम कम चलती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। तो बोथ द रूट्स आर, सर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स कौन कौन हुए? अबे भैया 4 and 6। व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, और सर वो 4 + 6 के बराबर होगा। a की वैल्यू -10 आ गई। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? सर दैट इज c/a, जो कि b है, और ये आ गया 4 × 6 दैट इज 24।
तो ए अल्फा बीटा दोनों रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ए -10 है और बी 24 है, ए -10 है और बी 24 है, सबकी वैल्यू निकाल ली हमने। क्या आपको ये बात समझ में आई और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया? और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, ध्यान रखिएगा प्लीज, कि आपको ये पूरा सेशन में जो मजेदार सवाल करवाए गए, क्या वो सीधे सीधे खोपड़ी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और उन्होंने खोपड़ी की तारों में करंट प्रोड्यूस किया कि नहीं? हाँ सर, क्या बताया है सर, समझ में आ गया। और ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी है, समझ में आया? यस, आ जाओ और आगे चलें। सर आगे बढ़ते जाइए। यस यस यस, लो भैया ये क्या है सर, फटाफट देख लो। इसका तो इलाज हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए प्लीज फटाफट, एक ही झटके में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पॉज करें और अपना सॉल्यूशन लिख लें, ध्यान से सुनते जाइएगा। fx बराबर x, और ये जेईई एडवांस का ही सवाल है, ध्यान रखिएगा प्लीज। यस, पुराने टाइम में ये जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ जी। क्या आप सभी को दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है? बोलो भैया, क्या आप सभी लोगों को, बच्चों, ओ भाई दिखना, ओ अर्जुनाज, यस, दिस इज माय फेवरेट बैच। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहां पर पढ़ाना, बिलीव मी, ठीक है। और तुम लोगों के लिए मेहनत करने का भी बड़ा अलग एक मजा है, बिकॉज तुम लोग रिपल्शन में उस तरफ से बोलते ना, फिजिक्स में आपको पढ़ाया होगा राजवंत सर ने। सर राजवंत सर तो फिजिक्स छोड़ो, मैथ की भी बहुत सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। इक्वल, मतलब एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी, मैं इधर से इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इक्वल तो नहीं, तुम तो डबल में पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। यस, लगे रहिए, बिकॉज ये सारी मेहनत एक ना एक दिन ऐसी चमकेगी, और उस दिन हम ढोल नगाड़े, मिठाई, पार्टी, सेल्फी, नंबर शेयरिंग, पता नहीं क्या क्या करेंगे। डोंट, मतलब उस पर तो सर सोचो ही मत कि क्या क्या होने वाला है, बस आप तो मेहनत करते रहो। जिस दिन तुम IITian बनोगे, आतिशबाजियां होगी सर। हाँ सर, डांस करोगे क्या? अबे क्या बात कर दी, जबरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं है 5 मिनट वाला नहीं, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा एक 1.5 घंटा। अब पैर वैर दुखने लग जाएंगे जी, प्रॉमिस। बस तुम लोग पढ़ते रहो यार। क्या आप सभी लोगों को ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है? हाँ सर, हाईएस्ट पावर प्रोड्यूस इज 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। सबसे बड़ी जो x की पावर प्रोड्यूस होगी वो 2 होगी। आप इसको सिंप्लीफाई करने मत लग जाइएगा। सिंप्लीफाई मतलब x² की टर्म सारी एक तरफ, x वाली टर्म्स ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सवाल एक ग्राफिकल तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब सुनो ध्यान से, ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, a सबसे छोटा, b उससे बड़ा और c उससे बड़ा, ठीक है। नाउ ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके पूछ रहा है रूट्स कैसे होंगे। और अगर आपको रूट्स के बारे में कमेंट करना है तो सर सबसे बढ़िया तो डी आंसर देता है, या तो डी से जवाब आएगा या फिर ग्राफिकल कंस्ट्रेंट से जवाब आएगा। नाउ डी आपको जवाब इस केस में बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, बट सर वो बड़ा ही इलॉजिकल सा है, तो हम डी तक जाएंगे ही नहीं। समझ में, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डी तक जवाब निकालना। या फिर आप छोटे बच्चे हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, डी से कुछ जवाब नहीं आने वाला, ग्राफ से जवाब आएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? और जैसे जैसे मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं वैसे वैसे देखिएगा प्लीज। पहली चीज, पहली और सबसे आसान चीज, अगर मैं ABC को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं तो A सबसे लेफ्ट में, B उसके राइट में, C उसके राइट में होगा, बिकॉज A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा और C सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया। और इसमें आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। मतलब सर यहां से एक x² की टर्म आएगी, यहां से एक x² की टर्म आएगी, यहां से एक x² की टर्म आएगी, सबको अगर जोड़ोगे तो 3x² बनेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। पैराबोला कैसा बनेगा? जब भी पैराबोला की बात होती है तो पैराबोला कैसा बनेगा वो बताइए। सर कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। अब आ जाओ लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट पे। सर हमें ये 3 वैल्यूज पता है, और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो वहां पर जो एक्स एक्सिस का पोर्शन यूज कर रहा है वो ऐसे ही यूज कर रहा है, ए और बी के बीच में एक रूट है, बी और सी के बीच में एक रूट है। तो भैया आपने क्या किया, फंक्शन की वैल्यू निकालनी स्टार्ट की ए पर। इस पूरे में ए पुट कर दो। व्हाट इज एफ ऑफ ए?
जो अननोन आपको दे रखे हो सवाल में, जिनकी वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग करवा रहा है, जिन नंबर्स की वो बात कर रहा है, जिनके बीच में वो रूट्स की पोजीशन की बात कर रहा है, उन्हीं पर ही वैल्यू निकालनी स्टार्ट करो फंक्शन की। मैंने इस पूरे में ए पुट कर दिया। जैसे मैंने एक्स की जगह ए पुट किया, ये पूरा जीरो हो गया, देख लो आराम से, क्योंकि यहां बनेगा ए माइनस ए, यहां पर भी बनेगा ए माइनस ए, ये पूरा जीरो हो गया। सिर्फ ये वाली चीज बची, और ये क्या बचा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बचेगा, बाकी दोनों ये और ये रवाना, आंसर आ गया जीरो। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ ऑफ बी, ध्यान से सोच के बोलिएगा प्लीज। एफ ऑफ बी में क्या हो जाएगा सर, ये रवाना और ये रवाना, यहां से जवाब आएगा। रवाना का मतलब कि वैल्यू जीरो हो गई। ओके, दिस इज बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अबे यहां पे बी रखेगा तो बी माइनस बी जीरो, बी माइनस बी जीरो, क्या कर रहा है हीरो? ओके हाँ, व्हाट इज एफ ऑफ सी, और जवाब आ गया बस। एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा सर, जीरो जीरो, ये क्या लिखा हुआ है, सी माइनस ए इंटो सी माइनस बी। कोई परेशानी है? नो सर। अब एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, उस चीज में बिल्कुल गलती मत करिएगा प्लीज। इन तीनों की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, साइन बताओ। सर ए माइनस बी और ए माइनस सी, साइन बताइए। ये पूरा नेगेटिव लिखा हुआ है कि पॉजिटिव लिखा हुआ है? ए और बी में से कौन छोटा है? सर ए छोटा है, तो ए में से बी घटाया, ये नेगेटिव। ए में से बी घटाया, ये नेगेटिव। ए में से सी घटाया, वो भी नेगेटिव, क्योंकि सी बड़ा है और यहां बी बड़ा है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहां आ जाओ, बी माइनस सी और बी माइनस ए। सर बी और सी में से सी बड़ा है तो ये तो नेगेटिव, बी और ए में से ए छोटा है और बी बड़ा है तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। सिर्फ साइन चेक कर रहा हूं। और सर आप ये कहां से बता रहे हो, ए छोटा बी बड़ा, बी छोटा ए बड़ा, ये क्या है? ये यहां लिखा हुआ। ना लास्ट बोलिए प्लीज। सर सी दोनों से ही बड़ा है, तो सी ए से बड़ा तो भी पॉजिटिव, सी बी से बड़ा तो भी पॉजिटिव। फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। मतलब सर आप बोल रहे हो जो ए पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सी पर फंक्शन की वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ रही है। यही तो है। वैल्यू किसी नंबर पर पॉजिटिव आना मतलब उस पर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, किसी पॉइंट पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब उस पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। मेरे ख्याल से ये बात आपके दिमाग तक पहुंच गई होगी। इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाला कोई भी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनाए। सर आपने हिंदी में बोल दी बात, ड्रॉ एनी पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड। सर ये ज्यादा इंग्लिश होगी। ड्रॉ एनी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाला कोई सा भी पैराबोला बना दो। सर कोई सा भी? हाँ जी ठीक है। हाँ मैंने एक बनाया है, तुम्हें अगर मन की तसल्ली नहीं हो रही तो तुम 50,000 और बना सकते हो। वो जितने पैराबोला होंगे आई एम 100% श्योर कि वो एक बार तो ए और बी के बीच में काटेंगे और एक बार बी और सी के बीच में काटेंगे। ना ही बी पर काटेगा कोई, ना ही सी पर, ना ही ए पर, उनके बीच में। और जहां पर पैराबोला या फिर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसका रूट कहलाता है। पढ़िए, इमेजिनरी रूट्स नहीं सर, एक्स एक्सिस को काट रहे हैं तो रूट्स रियल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स नहीं सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट्स पे काट रहे हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड अदर लाइज बिटवीन बी एंड सी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज एडवांस का क्वेश्चन। ऑप्शन डी पढ़ लो, रियल एंड डिस्टिंक्ट वन रूट लाइज इन सी से लेके इंफिनिटी। सी से इंफिनिटी नहीं जी, एक रूट इसके बीच में और एक रूट इसके बीच में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन सी। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत लिमिटेड की जा रही है। जहां पर दिमाग ज्यादा चलता है वहां पर पेन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है जी। नाउ ये भैया एडवांस के बीच बीच में थोड़ी सी एक मैं हल्की सवाल ले आया। मॉड वाली क्वाड्रेटिक इसको हम बोलेंगे। कौन सी क्वाड्रेटिक बोलेंगे बेटा? मॉड वाली क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक बोलेंगे बेटा? मॉड वाली क्वाड्रेटिक। ओ बेटा आ चिंटो, आ चिंटो सो तो नहीं क्या? सर आप यार ऐसे मत बात किया करो हमारे साथ, देहाती लगते हैं हम। देहाती लगते हो आप। अबे कुछ नहीं है, देहाती वेहाती कुछ नहीं, मजा आना चाहिए, उस भाषा में बात करो बस, और कुछ नहीं है। तभी तो तुम चिल रह के पढ़ाई करोगे। इंग्लिश ही इंग्लिश में लगा रहूंगा मैं तो तुम्हारा तो पता नहीं, मेरी चिल एकदम खराब हो जाएगी, समझ में आया? और पढ़ाने का मजा भी कुरकुरा हो जाएगा। कुरकुरा नहीं होता सर, वो किरकिरा होता है। अच्छा आजा बेटा इधर देख फटाफट। हाँ जितनी भी आपको मॉड वाली क्वाड्रेटिक मिलने वाली है पहले ही बता देता हूं, वो ऐसी कुछ होगी।
ठीक है। या तो ऐसी होगी या फिर उसमें वो एक छोटा सा कलाकारी करेगा, और वो कलाकारी आप जानते हैं, और वो कलाकारी क्या करेगा सर, इस एक्स स्क्वायर पे मॉड नहीं लगाएगा। हाँ, ताकि आधे लोगों को तो उधर ही कंफ्यूजन हो जाए और वो छोड़ दें। ठीक है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा जी? अच्छा, पहली चीज तो ये समझ में आता है, एक्स स्क्वायर का मॉड मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर का मॉड लिखो या मॉड ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगाओ या नहीं लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? मॉड के अंदर वाली चीज को आप बोलिए टी एंड प्रोसीड करो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके सामने ये डीपीपी में सवाल आ चुका है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? सर अब की बार उसने x-2 पर मॉड नहीं लगाया, तो आपने बोला स्क्वायर वाली टर्म पे मॉड लगा हो या ना लगा हो, कछु फर्क पड़तो है का? नो सर, इसी टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ इसके आगे प्रोसीड करने का तरीका क्या बताया? जो मॉड वाली टर्म है उसको आप टी बोल दीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। ये कितना आ जाएगा सर? दिस इज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 हैं? हाँ ऐसो? हाँ, हाँ। क्या यहां पे आपको रूट्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी सर, t बराबर 2 और t बराबर 3। वाओ, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं भैया? सर मॉड ऑफ x की, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो t की वैल्यू 2 होने का क्या मतलब है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज 2, और दूसरा सर मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 3, मॉड की पुरानी प्रॉपर्टी। कहा होगा सर? अबे कुछ नहीं, x बराबर 5 और x बराबर -1। इसको इधर लेके जाओगे 3 और 2 5, और -3 उधर हुआ तो सर एक -1 आएगा, है ना? यहां से कितना आ जाएगा? -2 हुआ तो एक तो 0 और एक 4। कोई दिक्कत है? हाँ जी, आराम से खुद सोच लो यार, तुम्हें समझ में आ रहा है। एक बार +2 लिया तो x बराबर 4, -2 लिया तो -2 कैंसिल 0 आ जाएगा। ये 4 जवाब आ रहे हैं। जो हमसे पूछा गया दैट इज सम, वो हम तुरंत निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल द रूट्स इज 0 + 4 + 5 प्लस ऑफ -1, 4 + 4 8। पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से, गुरुजी को पता नहीं क्या करने लग जाते, बोले चीखने लग जाते बैठे बैठे। यस, ये ओपी सवाल है जो अब आपके सामने आया है। ग्राफिकली इसको अटैक कीजिएगा, ग्राफिकली इसको अटैक कीजिएगा। सर देख तो लो आप इतने कॉन्फिडेंस में कैसे हो। यस, दिस इज बवाल सवाल, और जिसमें भी ग्राफ आ जाए वो बवाल सवाल ही होता है। समझ में आया? हाँ, बवाल सवाल मतलब सर जेई एडवांस बोल सकते हो आप प्योरली। और इसको सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए, ध्यान रखिएगा प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो हमें सिखाया गया है ग्राफ हम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग, और फिर हम उसमें क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं लेफ्ट साइड का ग्राफ बनाने के लिए? अब लेफ्ट साइड का ग्राफ बनेगा कैसे, मैं यहां पे स्टेप वाइज समझा रहा हूं, ध्यान सुनना चिंटू। और सारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सर आप तो पुराने मुद्दे उठा रहे हो, अरे मजा ही उसी में आता है। सबसे पहले तू एकदम सिंपल क्वाड्रेटिक देख, इसमें सारा मॉड वॉड सब झटका दे। हाँ सर, ये क्या लिखा हुआ है? अरे वाह, अरे वाह। अबे तुम सही बताओ, तुम लोगों को पढ़ने में मजा आता है कि नहीं? और मजा आने का मतलब ये नहीं कि हाँ सर हमें मजा ही आता है, समझ में कुछ नहीं आता, वो नहीं बोल रहा हूं। मजे का मतलब है कि साथ में समझ में भी आता है कि नहीं। ठीक है? हाँ, बिलीव मी भैया, हालत खराब हो जाती है पढ़ा पढ़ा के, बहुत एनर्जी लगती है यार, बट उस एनर्जी को लगाने में मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं बेचारा बनने की कोशिश कर रहा हूं कि सर अच्छा सर तो थक जाते होंगे, अरे भैया इनके लिए ऐसे लिखो सर गेट वेल सून, या फिर वो सब नहीं कर रहा हूं, बेचारा बनने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। बस इतना जानना चाह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी लगा रहे हैं कि वो सही जा रही है कि नहीं। कहीं बोले कि सर आप तो लगे हुए हो, हमारे तो एनर्जी ऊपर से चली जा रही है, ऐसा है क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सुनते जाना आराम आराम से। सर सारी बातें आराम आराम से, अगर अबे नीचे की तरफ तीर नहीं भैया, तीन स्टेप में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? नाउ तैयार है? हाँ जी।
इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो क्या? यस सर, इसके दो रूट्स दिखाई दे रहे हैं 5 और 3, और इसका ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आप चाहो तो वर्टेक्स वगैरह जो आपको सिखाए गए हैं वो सारे निकाल लेना, आपकी मर्जी है। -b/2a -d/4a, वर्टेक्स कैलकुलेट करो, 0,c 0,15 आएगा, वो सब कैलकुलेट कीजिए और ये ग्राफ ऐसा बनेगा। और दिख रहा है इसके दो रूट्स 3 और 5 है, तो ये एक्स एक्सिस को 3 और 5 पे कट करते हुए ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, और इसका जो वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको देख क्या लीजिएगा, निकालना ही पड़ेगा। 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है बताना? 16 -32 + 15। अच्छा, अबे 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 ये कितना आ रहा है? -1। कितना आ रहा है बेटा? -1। 4 पे वैल्यू आ रही है -1, बोलो हाँ है ना? हाँ जी। अगर 4 पे वैल्यू -1 आ रही है तो मजा आ जाएगा ना? हाँ जी, ठीक है। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। नाउ दिस इज द टाइम फॉर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहां से यहां जाते वक्त हम x की जगह mod x रख रहे हैं। अब आप अपने मन में याद कीजिए कि x की जगह mod x रखने से क्या ग्राफिकल फर्क पड़ता है, ग्राफिकली क्या फर्क पड़ता है और ग्राफ में क्या चेंजेस हो जाते हैं। सर याद कर लिया हमने। मैंने बोला क्या याद किया बे बता? बोलेगी सर, अब वो चिंटू बोल रहा है, भैया ध्यान रखना जिसको आता है वो बोल रहा है रिमूव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड हटा दीजिए, जो राइट हैंड साइड बची टेक मिरर इमेज ऑफ दैट इन वाई एक्सिस एंड कीप बोथ। सर ये बात कहीं पे सुनी सुनी तो लग रही है। हाँ जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड वाला स्टेप, जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, इसका ग्राफ ये है। और अगर ये वाली वैल्यू 3 और 5 थी, सिमेट्री के हिसाब से ये वाली वैल्यू -3 और -5 हो जाएगी। कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, हो नहीं सकती। सर इतना कैसे कॉन्फिडेंस है आपको? अबे भैया तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो हुआ सर इसका ग्राफ। अभी आप ध्यान से देखो तो उस पर एक और मॉड चिपका रखा है। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन, यहां से यहां जाते वक्त पूरे फंक्शन पर मॉड लगा दो, पूरे फंक्शन पर मॉड लगा दीजिए। तो जरा बोलना क्या बनेगा? y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -8 मॉड ऑफ x प्लस 15 का पूरा मॉड। कोई परेशानी है? नो सर। अब एक बार बताओ, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हैं तो ये तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, याद होगी? हाँ सर, अटक गए। हाँ क्या याद थी सर आपको? ओ जो फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एज इट इज, जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज लेकर ऊपर, उसकी मिरर इमेज लेकर ऊपर। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। ओ भाई वाह सर, ये नीचे यहां तक कहां जा रहा था? -1 तक, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो ये कहां तक जाएगा? +1 तक। वाह, बड़े वाला डब्लू जिसके नीचे खजाना छुपाया था ये वही है। बड़े वाले डब्लू के नीचे खजाना छुपा होगा, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। देखी गई फिल्म? हाँ सर, फिल्मों की बातें हमसे पूरी किया करो आप, हमने देखी है। तो ये वही डब्लू है, ठीक है। बस उसकी इक्वेशन आज तुम्हें पता चली है, तो अब अगली बार अगर मान लो ढूंढने जाओ खजाना तो इक्वेशन भी साथ में ले जाना। सर क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, इधर देखो। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट है 0,15, तो ये वाला पॉइंट है, ये वैल्यू 15 है बेटा, तो ये वैल्यू 15 है। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी चिंटू, ध्यान रखना। ये 5 है, ये 3 है, ये -3 है, ये -5 है। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ये रहा, जिसमें क्वाड्रेटिक पे मॉड आ रहा है, अंदर मॉड, बाहर मॉड, पूरा मॉड 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 मॉड। कोई परेशानी है? नो सर। नाउ एक बात बताओ, राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड का ग्राफ इज नथिंग बट y बराबर k। y बराबर k इज नथिंग बट ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कितने सॉल्यूशन आने चाहिए? वो लाइन आप कहां ड्रॉ करो कि वो इस ग्राफ को 4 जगह काटे, वो इस ग्राफ को 4 जगह काटे। अगर आपने यहां ड्रॉ की, देखते रहना, यस ये मजेदार तरीका है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का, यस। वरना सर अगर ये बोर्ड होता तो गुरुजी अब तक मिटाओ मिटाओ के चौक की लाइनें दिमाग की दही हो जाती। ये ठीक है सर। अगर आप लाइन यहां ड्रॉ करते हो 15 के ऊपर, तो बताओ ये पिंक वाली लाइन और ऑरेंज वाला ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ 2 जगह।
15 पे ड्रॉ करूं तो 15 पे एग्जैक्ट। अब सर 3 सॉल्यूशंस है, बिकॉज 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिख रहे हैं सबको? हाँ, एक ये, एक 15 और एक ये। सर इससे नीचे आ जाओ। अभी कितने हैं? अब 4 हैं सर। 1 2 3 4। बोलो गुरुजी की जय जयकार। हाँ सर, समझ में आए? अब 4 है, चलो ठीक है। मतलब 15 से नीचे रखने का है, 15 के ऊपर भी नहीं, बिकॉज सॉल्यूशन 3 ही आएंगे फिर। ठीक है, यहां पर ये k बराबर 1 वाली है। 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस हो गए सर। नहीं, 1 पे मत जाना, तो 1 से नीचे और चलते हैं। यहां नो सर, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन हो गए सर। समझ गए k कहां पे होगा? मतलब वो k कहां से कहां के बीच में। तो दिस k, यस आंसर लिखने की बारी। दिस k बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 और 15 के बीच में। और जब मैं पूछता हूं कि 1 और 15 पे ओपन या क्लोज, तो आंसर इज सर ओपन। क्यों भैया? क्योंकि 1 लोगे, अगर आपने 1 वाली लाइन ड्रॉ की तो इस 1 वाली लाइन के 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस हैं, जबकि वो 4 सॉल्यूशन की बात कर रहा है। और अगर 15 लोगे तो भी सर सॉल्यूशन 3 ही आएंगे, जबकि वो 4 की बात कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ जी। अब मेरे को यहां पर यह बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अगर वो k की वैल्यू मान लो 8 बोलता, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 8 बोलता, तब ये लाइन कहां खींचते? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 बोलता, तब ये लाइन कहां खींचते? वो आप सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। एंड दिस इज डन फॉर टुडे। यस, और घबराइएगा नहीं, मैं एक प्रैक्टिस सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और लूंगा, जिसमें इसी प्रकार के ओपी सवाल करवाए जाएंगे। और सर लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी रखनी है, ताकि आप इसको पार्ट वाइज फटाफट कंप्लीट करते रहें। यस, आप लोगों का काम अभी थोड़ा पड़ा है, आप इसको कंप्लीट कीजिए। फिर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास प्रैक्टिस सेशन आएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक और आएगा। एक मैंने क्यूब रूट और nth रूट पे दिया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का और दूंगा। घबराइए नहीं, प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी, पूरा तुम्हें समझाया जाएगा। बस तुम उस तरफ से, अपनी तरफ से कोई कमी मत होने दीजिएगा प्लीज। ठीक है? हाँ जी, हार के मत बैठिएगा, थक के मत बैठिएगा, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से समझिए, सारे कॉन्सेप्ट जोरदार हैं। और फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।